जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 13 लेक्चर नंबर 5। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है ओहम्स लॉ, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इस चैप्टर का इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन है हमारे पास, द करंट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across its ends such that physical conditions remains constant। स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये डायग्राम समझें, हम डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर फ्री चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब स्टूडेंट, आपने इसको एक बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया। अब स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस V का फार्मूला क्या है? चलें हम इसको ऐसे लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर। डेल्टा V इज़ इक्वल्स टू वर्क डन ऑन अ चार्ज। तो यहाँ से स्टूडेंट वर्क आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट के यहाँ पे जो बैटरी लगी है, जितना उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, जितना V ज़्यादा होगा स्टूडेंट, उतना ही ज़्यादा वर्क किया जा रहा होगा। जी स्टूडेंट, लिसन अगेन। स्टूडेंट, जब हम इस कंडक्टर को, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे स्टूडेंट, उतना ज़्यादा वर्क किया जाएगा, उतना ज़्यादा वर्क किया जाएगा इन इस कंडक्टर के अंदर मौजूद जो चार्जेस हैं। अब स्टूडेंट, आपने पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा अप्लाई किया, चार्जेस पे वर्क ज़्यादा किया गया, यानी कि चार्जेस को ज़्यादा एनर्जी दी गई। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा जो चार्जेस हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, इस कंडक्टर के अंदर से मूव करना शुरू कर दें फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। और इसी वजह से जो अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे बनेगी वो भी क्या होगी स्टूडेंट्स, इस कंडक्टर के अंदर वो ज़्यादा होगी। तो फिर स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को यहाँ पे डेफिनेशन में देखें कि जो करंट प्रोड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, यानी कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा अप्लाई किया, मतलब जितना ज़्यादा आपने वर्क किया चार्जेस पे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, करंट उस कंडक्टर के अंदर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब स्टूडेंट, यहाँ पे दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले ये चीज़ देखें कि हमने आगे क्या लिखा है कि सच दैट फिज़िकल कंडीशंस रिमेंस कांस्टेंट। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट, ये वो चार चीज़ें हैं जिनको आपने कांस्टेंट रखना होता है, ठीक है? तब भी आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा V के, अदरवाइज़ ये चीज़ जो है, ये रिलेशन जो है वो होल्ड नहीं करेगा। वो चार चीज़ें क्या हैं स्टूडेंट? सबसे पहले रेजिस्टेंस R, ये कांस्टेंट रखनी चाहिए। टेम्परेचर स्टूडेंट, वो भी क्या होना चाहिए, वो भी नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। इसके अलावा प्रेशर, ठीक है, ये भी कांस्टेंट रखना होता है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी ज़्यादा हाई नहीं करना होता। तो स्टूडेंट, ये जो फिज़िकल कंडीशन रिमेंस कांस्टेंट का है, इसमें हमने क्या याद रखना है कि रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, प्रेशर एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमने क्या रखने हैं स्टूडेंट्स, कांस्टेंट रखने हैं। अब स्टूडेंट देखें, I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जो करंट है हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस V के, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसको दो तरीक़ों से लिखा जाता है। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V भी लिखा जाता है और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी लिखा जाता है। तो जब हम डायरेक्टली ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट्स आएंगे, लेकिन दोनों केस में कांस्टेंट अलग अलग लिखा जाएगा। देखें स्टूडेंट, अगर हम I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखते हैं तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा 1/R। अगर आप देखें तो यहाँ पे आया है ये कांस्टेंट, इसको चलें ऐसे लिख लें हम लोग, ठीक है। ये देखें 1/R इंटू V आया, ठीक है। तो फिर क्या बन जाएगा, ये टोटल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपली V/R। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, V इज़ इक्वल्स टू IR। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो कांस्टेंट आया था 1/R, ठीक है, 1/R जो कांस्टेंट आया था उसको हम बोलते हैं कैपिटल G, और इस कैपिटल G को हम बोलते हैं स्टूडेंट कंडक्टेंस, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर आप ये फार्मूला
ओहम्स लॉ का फार्मूला I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखते हैं, तो फिर जो कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट कौन होगा, कैपिटल G, और उसको हम बोलेंगे कंडक्टेंस, और वो कंडक्टेंस कैपिटल G जो है बराबर किसके होगी, 1/r के। लेकिन अगर स्टूडेंट आप V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I यूज़ करते हैं तो फिर यहाँ पे कांस्टेंट जो आएगा इस साइड पे वो सीधा सीधा रेजिस्टेंस R आ जाएगा, उसको आपको G की शक्ल में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे अब ये जो R है ये क्या चीज़ है, R है यहाँ पे स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस के मतलब ये बात आपको याद रखनी है, MCQ में आपको हेल्प करेगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस क्या चीज़ है कि जब इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में मूव करेंगे, तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि हीटिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं या करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में तो हीटिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब स्टूडेंट वो क्यों हो रहा होता है, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो अपने एटम्स के साथ या जो क्रिस्टल का लैटिस है उसके साथ टकराते हैं, और ड्यूरिंग कोलिजन वो क्या करते हैं, अपनी कुछ एनर्जी एटम्स को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स अगर स्मूथली मूव करते, कोलिजन ना होता, तो करंट भी स्मूथली फ्लो करता। लेकिन जब जब इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, ठीक है, तो करंट के फ़्लो में क्या हो गई, ऑपोजिशन आ गई, रुकावट पैदा हुई। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेजिस्टेंस R बोलते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिखा है कि रेजिस्टेंस R इज़ मोर व्हेन कंसंट्रेशन इज़ हाई, यानी कि अगर ये कंडक्टर है और इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा हैं, उनकी कंसंट्रेशन हाई है, तो स्टूडेंट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा एटम के साथ टकराना पड़ेगा। एंड R इज़ हाई व्हेन लैटिस वाइब्रेशन इज़ लार्ज, अगर एटम्स बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं तो तब भी रेजिस्टेंस क्या होगी स्टूडेंट्स, वो भी ज़्यादा होगी। अब स्टूडेंट अगली चीज़ देखें MCQ के लिए ही, कि अगर हम V और I के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करते हैं, V यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, जबकि जो I है वो एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट बढ़ता है। अब स्टूडेंट अगर हम इन दोनों के दरमियान ग्राफ बनाते हैं और किसी भी पॉइंट पे अगर हम इनकी स्लोप फाइंड करते हैं, तो स्टूडेंट स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप हम लोग फाइंड करते हैं y एक्सिस की जो वैल्यू होती है, y एक्सिस की जो वैल्यू होती है उसको x एक्सिस की वैल्यू पे डिवाइड करते हैं। तो I/V यानी कि स्लोप ऑफ VI ग्राफ जो है ये आपको क्या चीज़ बताता है, तो स्टूडेंट स्लोप बताती है आपको कंडक्टेंस कैपिटल G बताती है। यहाँ से देखें मैं आपको फार्मूला बनाना जो है वो सिखा देता हूँ। देखें इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये देखें I इज़ इक्वल्स टू V ओवर R है, तो यहाँ पे V जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको जाके आप I के नीचे डिवाइड कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब स्टूडेंट देखें इस साइड पे फिर क्या बचेगा, इस साइड पे बचेगा हमारे पास 1/, इस साइड पे हमारे पास बचेगा 1/r। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने इस शक्ल को लिखा है इस तरह। ठीक है, दोबारा देख लें, I किसके बराबर है, I बराबर है V/r के। तो ये जो V मल्टीप्लाई हो रहा है इसको आप I के नीचे डिवाइड कर लें, तो इस साइड पे V की जगह बच गया है 1, तो 1/r। और स्टूडेंट 1/r को हमने क्या कहा था कि क्या होता है, ये कैपिटल G होता है। ठीक है, तो I/V क्या चीज़ है स्टूडेंट, I/V हमारे पास कैपिटल G है। अब स्टूडेंट यहीं से हम लोग अगर देखें तो स्टूडेंट जो हमारे पास रेजिस्टेंस R है, ठीक है, ये जो कैपिटल R आपको नज़र आ रही है इसका यूनिट होता है स्टूडेंट ओहम। ठीक है, इस लाख से ही इसका यूनिट है। रेजिस्टेंस R का जो यूनिट है वो क्या है स्टूडेंट्स, ओहम है। और जो कैपिटल G यानी कि कंडक्टेंस है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि कंडक्टेंस क्या बनती है, I/V की रेशो। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया I/V की रेशो को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कैपिटल G बोलते हैं। तो अब देखते हैं कंडक्टेंस का यूनिट क्या बनेगा। तो स्टूडेंट कैपिटल G I/V, I का यूनिट एम्पेयर, V का वोल्ट। स्टूडेंट्स एम्पेयर पर वोल्ट को ये बात याद रखनी है, ये बात बुक में तो नहीं इस तरह लिखी हुई। एम्पेयर पर वोल्ट को हम स्टूडेंट 3 नाम देते हैं। एक हम इसको स्टूडेंट नाम देते हैं साइमन, स्टूडेंट इसी को हम
मोहो कहते हैं, और स्टूडेंट इसी को हम पर ओम भी बोलते हैं। स्टूडेंट एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे जो आपने देख लेनी है वो देखें जी। इस फार्मूले से अगर आप देखें, मैं यहाँ पे इसको तो अब रेज करता हूँ, ध्यान से देखें, आई और वी की रेशो है हमारे पास कैपिटल जी। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि वी और आई की रेशो क्या बनेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें आप खुद, इस फार्मूले से देखें v इज इक्वल टू आई आर। तो v को अगर मैं i पे डिवाइड करूँगा तो वो फिर क्या बचेगा, इस साइड पे r बचेगा। स्टूडेंट i ओवर v कैपिटल जी, v ओवर i किसके बराबर है, r के। इसका यूनिट स्टूडेंट क्या है, ओहम। और ओहम किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट, यूनिट देख लें यहाँ पे, वोल्ट पर एम्पेयर के। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, कैपिटल जी आई ओवर वी है, एम्पेयर पर वोल्ट बना, ठीक है। यहाँ पे आर जो है वो क्या है, वी ओवर आई, तो वो क्या बना, वोल्ट पर एम्पेयर। तो ये एक दूसरे के क्या हैं स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल हैं। तो अगर आप बुक में डेफिनेशन देखेंगे कंडक्टेंस की तो यही लिखी होगी कि कंडक्टेंस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमने लिखा भी था कि v जो है वो हमारे पास जो कैपिटल g है स्टूडेंट, कैपिटल g जो है वो किसके बराबर होता है, 1 ओवर r के। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसी को हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं, कैपिटल g बोलते हैं। तो स्टूडेंट देखें, आई ओवर वी एम्पेयर पर वोल्ट सीमन, और इसको हम क्या बोलते हैं, मोहो और पर ओम। यानी कि देखें ओम के इस स्पेलिंग्स को हमने चेंज किया है तो ये मोहो लिखा जाता है, और ये देखें 1 ओवर रेजिस्टेंस होता है ये। तो खुद यूनिट बनाएं, 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, तो रेजिस्टेंस का यूनिट है स्टूडेंट ओहम। तो ये क्या आ जाएगा, 1 ओवर ओहम। जी स्टूडेंट तो देख लें, कैपिटल जी इज इक्वल्स टू 1 ओवर आर, तो 1 ओवर रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, तो ये बनेगा पर ओहम। तो स्टूडेंट पर ओहम को हम लोग मोहो लिख सकते हैं, स्पेलिंग चेंज है, सीमन भी बोलते हैं, और ये किसका यूनिट है, कैपिटल जी का। अब स्टूडेंट जो इसी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हमने एक और बात लिखनी है वो होती है डिफरेंस बिटवीन ओमिक मटेरियल एंड नॉन ओमिक मटेरियल। स्टूडेंट अगर V को जितना आप बढ़ाएं उतना ही I बढ़े, यानी कि V ओवर I का जो आंसर है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, और ये आंसर क्या बताएगा हमें, रेजिस्टेंस बताएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे मटेरियल जिनके अंदर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I जो है वो रहता है, यानी कि ऐसे मटेरियल जो ओहम लॉ को ओबे करते हैं, जिनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं ओमिक मटेरियल, और इनका ग्राफ ये होता है। इसमें एग्जांपल कौन है स्टूडेंट, इसमें एग्जांपल है हमारे पास मेटल्स, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्जांपल क्या है, मेटल्स। स्टूडेंट नॉन ओमिक मटेरियल के अंदर जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं होता, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। इसकी वजह यह है स्टूडेंट कि इनकी जो V ओवर I की रेशो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, ठीक है। और उसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है स्टूडेंट, कि इन मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगी, कभी कम हो जाएगी कभी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। यानी कि जो प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है वो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। तो ऐसे मटेरियल जो कि ओम लॉ को ओबे ना करते हों उनको हम बोलते हैं नॉन ओमिक मटेरियल। इनमें स्टूडेंट्स एग्जांपल जो है वो हमारे पास एक सेमीकंडक्टर की है, ये जो मैंने ग्राफ आपके सामने बनाया है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल का है, और एक हमारे पास स्टूडेंट जो फिलामेंट है, फिलामेंट ऑफ द बल्ब, वो भी नॉन ओमिक मटेरियल है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास ओहम्स लॉ। इसमें आपने कोशिश करना है कि इसकी जो लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो लिख सकें, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे इसको बुक से लिखने की कोशिश करते हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट लिखा हुआ है। तो आप इसके यूनिट्स वगैरह, ग्राफ, इसकी स्लोप, ठीक है, ओमिक नॉन ओमिक, ठीक है, और डिफरेंट ये मैथमेटिकल रिलेशंस, कंडीशंस को एक्सप्लेन करें ताकि इस लॉन्ग क्वेश्चन की जो लेंथ है वो ज़्यादा बन सके।